नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसी स्टडी में। दोस्तों, मैं यूपी पीसीएस मेंस के को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसमें एक पूरा कंप्रहेंसिव स्ट्रेटजी में शेयर करूंगा। इसमें किस तरीके से आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं हैं आपके पास, मात्र 3 मंथ हैं। अगर मार्च को छोड़ दिया जाए, अप्रैल मई एंड जून, 3 मंथ में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर किसी का 60 नोट्स तैयार नहीं है और बहुत अच्छे से तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है, तो किस तरीके से उसको तैयारी करना चाहिए बचे हुए 19 डेज़ में। ठीक है, अभी भी पर्याप्त टाइम है। अगर आप अच्छी स्टडी को फॉलो करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो निश्चित ही आप जो है अपना जो मेंस में नाम क्वालिफाई आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं इसमें 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करूँगा सारे सब्जेक्ट्स को। किन सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस रहना है, किन पे कम रहना है। कम का असर ये नहीं कि उनको पढ़ना नहीं है, पढ़ना आपको सब कुछ है। ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे कम मेहनत करके आप ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर जो सब्जेक्ट है वो है एसए का। ठीक है, एसए में क्या होता है कि बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि नंबर प्राप्त कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर आप उसमें अच्छा मेहनत नहीं करेंगे, अच्छे से स्टडी नहीं बनाएंगे, अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, उसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कम से कम 15 एसए आपको लिखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपने देखा होगा, आप सिलेबस को पूरा उठाएंगे, उसमें देखेंगे 9 एसए होते हैं। तो 9 एसए में से आपको 3 एसए की कैटेगरी को चूज करना है, और ये देखना है कि आपको किस पे ज़्यादा अच्छा बेटर आप उसमें एसए लिख सकते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप 3 एसए चूज करेंगे, तो उसमें से आप जो है उनका कंटेंट एकत्रित करेंगे, और साथ साथ में जो है कुछ डेटा सीट बनाएंगे उस एस्से को लेकर। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट टॉपिक से 3 एस्से होते हैं, तो उसमें से आप, अगर किसी का हिंदी साहित्य अच्छा है तो हिंदी साहित्य से तैयार कर सकता है, किसी का राजनीति विज्ञान है अच्छा, तो राजनीति विज्ञान से कोई जो करंट अफेयर से क्वेश्चन बनता है वहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य से अगर है तो आप हिंदी साहित्य की कोटेशन और जो अभी तक इससे आए हुए हैं, जैसे साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ऐसे आते हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करिए, करिए। और एक ऐसे आता है कि साहित्य का नैतिक मूल्य। ठीक है, तो इस तरीके से साहित्य की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, इसके मानक क्या है, इस तरीके से बनाए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर रहा है उसको, और अच्छे से डीपली जा रहा है उसमें हिंदी साहित्य के हिस्से में। तो मेरा मानना है कि अगर आपने हिंदी साहित्य कभी पढ़ के रखा हुआ, तभी आप ऐसे ऐसे को लिखें, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा जो है इसमें नंबर, जो जिनके पास कोटेशन अच्छे होते हैं, खासकर शब्दावलियाँ बेहतर होती हैं, तो उनके लिए ये इससे ज़्यादा प्रेफर्ड, उनको ये वो अच्छा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हिंदी साहित्य को तैयार कर सकते हैं, इसमें जो इसका एस्से आता है। और इसके अतिरिक्त इसमें आप, जैसे कि इन्वायरमेंट से कुछ एक एस्से आएगा, तो उसमें क्लाइमेट चेंज हो सकता है या पर्यावरणीय मुद्दे हो सकते हैं, कोई भी मतलब एक एस्से आ जाएगा, उसमें आप कंटेंट आप तैयार रखिए। ठीक है, कुछ कोटेशन तैयार करके रखिए। जो भी इससे आएगा, थोड़ा आप प्रैक्टिस करिए रहेंगे, पीवाईक्यू का जो भी इससे आया हुआ है, तो उस तरीके से आप बेहतर इससे कर पाएंगे। थोड़ा सा को घुमाएगा तब भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू उठाना, उस वहाँ से प्रैक्टिस करना है इससे का एक एक करके। और तीसरा टॉपिक आप जो है इंटरनेशनल रिलेशन से या कोई भारतीय योजना पे, इस तरह से इससे वहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आप देखिए 9 हिस्से हैं, उसमें से जो आपको बेहतर लगे, जहाँ से आप अच्छा कर पाएँ वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक, जैसे एक देश एक चुनाव अभी वर्तमान में न्यूज़ में भी था, तो ये पॉलिटिकल अगर एंगल से देखें तो यहाँ से इससे आने की संभावना पूरी है। और 150 नंबर का होता है फ्रेंड्स, और मैंने भी इसमें हर बार अच्छा नंबर प्राप्त किया। इस बार जो मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसमें जो है मेंस में मेरा 94 नंबर था। मतलब एसए का बहुत बड़ी भूमिका थी मुझे जो है मेंस क्वालिफाई कराने में। तो 94 नंबर केवल मेरे एसए में थे, जो टॉपर थे उनका भी 94 नहीं था, फर्स्ट रैंक वाले। तो मतलब आप देख सकते हैं कि मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी एसए में कि मुझे 94 मिले। और ऐसा नहीं कि इससे पहले भी मेरे एसए में हमेशा से अच्छे मार्क्स आते रहे हैं, और इस बार भी मुझे अच्छे नंबर मिले। और साथ ही फिर दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है जनरल हिंदी। ठीक है, क्या है, जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी में फ्रेंड्स ये भी बहुत ही मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें बच्चे 120 नंबर तक प्राप्त कर लेते हैं, अगर आप इसमें अच्छे से मेहनत करते हैं। ग्रामर जो पोजीशन होता है, लगभग 75 नंबर का इसमें ग्रामर आता है। ठीक है, जैसे अपोजिट वर्ड हो गया, शुद्ध अशुद्ध हो गया, तो इसको अगर आप अच्छे से करेंगे, ग्रामर में मिस्टेक नहीं करना है, कम से कम आप यहाँ पे 65+ नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बाकी बचे नंबर में आप जो जो एनालिटिकल वो होता है हिंदी का इसमें। ठीक है, जैसे पेपर ड्राफ्टिंग हो गया, और कुछ यहाँ भी नंबर अच्छे मिल जाते हैं। और जो पैराग्राफ होता है उसका कुछ शीर्षक लिखना होता है, और कुछ आंसर देने होते हैं आपको उस पैरा को पढ़ के, तो यहाँ पे आप जो है 98 90 100 नंबर इजीली पास प्राप्त कर सकते हो। मैंने भी 2023 के जो 24-23 का मेंस हुआ था, उसमें मैंने 98 नंबर प्राप्त किया हुआ था। इसके पहले भी मैंने 100 नंबर प्राप्त किया है जनरल हिंदी में। तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं, बस आपको स्टडी अच्छी बनानी है कि जनरल जो ग्रामर है, ग्रामर पे आपको मिस्टेक नहीं करना, साथ में कुछ प्रैक्टिस किए रहिएगा पत्र वगैरह का रिटर्न करके। अब नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, जो मुझे लगता है कि वो है इथिक्स।
ठीक है। जीएस के पेपर आते हैं, यहाँ पे 6 जीएस के पेपर होते हैं। तो इथिक्स में फ्रेंड्स क्या होता है, बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं कि यार ये इथिक्स हो जाएगा, इथिक्स तो मुझे आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इथिक्स हर एक सब्जेक्ट का एक अपना जो है उसकी टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ उसकी शब्दावलियाँ होती है, कुछ उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड डिफिनीशन होते हैं। अगर आप उनका यूज करेंगे, उन डिफिनीशंस को, जो थिंकर होते हैं थिंकर का यूज करेंगे, कंक्लूजन अच्छे कंक्लूजन को लिखेंगे, ठीक है। साथ में संविधान के कुछ नैतिक मूल्य हो गए, साथ में जो है और जो इंटरनेशनल कुछ नैतिक मूल्य हो गए, और कुछ बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं, थिंकर हैं, इनके जो कोटेशन हो गए, इनकी जो शब्दावलियों के, प्रधानमंत्री की कुछ जो नैतिक मुद्दे वो बातें होती हैं, या कुछ और जो भारत में स्वतंत्रता सेनानी है, तो मतलब इनके जो कुछ महत्वपूर्ण रिलेवेंस जो कोट्स होते हैं, इनको अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में, इनको अपने कंक्लूजन में ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे एथिक्स जो है ये क्रिएटिविटी का जो है सब्जेक्ट होता है। इसमें जितने आप क्रिएटिव करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा नंबर अच्छा मिलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एथिक्स को तैयार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को उठाइए और उनको लिखने का प्रयास करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उनको फिर से लिखने का प्रयास, देख कर आंसर लिखिए, बट आप आंसर को लिखने का प्रयास करिए। फ्रेंड्स, ये मान लीजिए कि ये पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, मेंस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द रिटन। आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आंसर राइटिंग करिए। आंसर राइटिंग का ही सब्जेक्ट है ये। प्री में आपने पढ़ पढ़ के बहुत पढ़ा, आपने पास किया, तो जो आपने फैक्ट पढ़ा था, जो आपने वहाँ से फैक्चुअल नॉलेज गेन किया था, उसको उसका यूज आप अपने मेंस में आंसर राइटिंग में करेंगे, ठीक है। बस ये आपको कब आएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जो अपने फैक्चुअल जानकारी है उसको आप आंसर में सजो पाएंगे, आंसर को अच्छे से बना पाएंगे, तभी आप एक अच्छा नंबर भी प्राप्त कर पाएंगे। इस तरीके से आपको करना है। और दूसरा फ्रेंड्स, जो सबसे अच्छा मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, अभी हाल ही में जो सब्जेक्ट हुआ ऐड हुआ है GS 5 एंड GS 6, ठीक है। और मेरा जो इस बार क्वालिफाई हुआ था, इसका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि मुझे GS 6 में 110 नंबर मिले थे और GS 5 में मुझे 98 नंबर के आसपास मिले थे, 96 98 है। तो यहाँ से मतलब देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा नंबर मिला था। तो इसके लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए, GS 5 कोई एक बुक उठा लीजिए आप। अगर आपने शार्ट नोट नहीं बनाया हुआ तब भी अभी आपके पास ज़्यादा उसके चक्कर मत पड़िए, एक शार्ट नोट बनाना है। आप कोशिश ये करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में चीज़ों को रखने का प्रयास करिए, कि जो चीज़ें हैं बार बार उसको रिवाइज करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बार बार करिए। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आंसर राइटिंग आप नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इतना कम टाइम होता है। आप यकीन मानिए कि आपके पास 8 नंबर के क्वेश्चन लिखने के लिए कोई 7 मिनट मिलेंगे, और जो 10 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें आप 10 मिनट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और वहाँ पर आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता है। अगर आप बैठ के वहाँ सोचने लग जाएंगे कोई कीवर्ड या कुछ ऐसा, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो वही बंदा अच्छा मेंस में कर सकता है जिसने खूब आंसर राइटिंग की हो। आंसर राइटिंग जब करोगे आप, तो सीरीज बात है, चीज़ें आप बार बार लिखोगे तो वो आपके दिमाग में बैठता जाएगा, वहाँ पे आपको सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपने अगर आंसर राइटिंग करके नहीं रखा हुआ है तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, दिमाग सोचने के प्रयास करता है। फिर आप सोचेंगे, फिर क्या होगा कि आप बाद में बताएंगे सर मेरा 2 3 4 क्वेश्चन छूट गया, 3 क्वेश्चन छूट गया। ऐसे ही हर पेपर में 2 3 क्वेश्चन छूट जाएगा और आप फिर सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलते हैं। भले ही आपको नहीं आ रहा है, फिर भी अगर आपने उस क्वेश्चन को लिख दिया, आंसर को लिख दिया किसी तरीके से, 1 1.5 पेज 2 पेज भर दिया, तो आपको 2 3 नंबर तो वो कहीं नहीं गए। आप बहुत अच्छा करेंगे तब आपको 4 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो स्ट्रेटजी है, जो मेंस का जो दृष्टिकोण है, उसको आप समझने का प्रयास करिए। मेंस लिखने का सब्जेक्ट होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। इन टेस्ट सीरीज में कोई भी टेस्ट सीरीज का मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, कोई भी जो आपको बेहतर लगे उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रयास करिए। आप अपना आंसर लिखिए, उसके बाद आपको अगर लग रहा है कि मेरा आंसर सही नहीं है, तो वहाँ पे आंसर में रीचेक करिए कि आपने क्या क्या छोड़ा था। उस पॉइंट को आप अपने आंसर में ऐसे ही कोई A4 साइज का नोट्स बनाइए। वहाँ पे जैसे इथिक्स का हो गया, क्वेश्चन लिखिए, उसके आंसर में जो आपने पॉइंट छोड़ दिया उसको ऐड करते जाइए। इसी तरह से आप क्वेश्चन लिखिए, उसके आंसर को थोड़ा बहुत जो आपको नहीं याद था उसको आप वहाँ ऐड ऑन करिए। इस तरीके से आप जो अगर शार्ट नोट नहीं बनाए तो इस तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं और अंतिम में उसको रिवाइज करिए, ठीक है। और एक मैं आपको एक सजेस्ट ये भी करूँगा कि आप कोशिश ये करिए कि घटना चक्र या कोई एक PYQ का UP PCS का खरीद लीजिए। उसको आप धीरे धीरे क्या करिए, पूरे क्वेश्चन को पढ़ जाइए एक बार। अगर आपको अभी भी कुछ सिलेबस तैयार नहीं है तो IAS और PCS के सारे PYQ जो आए हुए हैं, उनके जो PYQs हैं उनको आप 1 2 बार पढ़ जाइए। जब आप पढ़ जाएंगे तो आपके, अगर आपको लगता है कि आपका शार्ट नोट्स नहीं तैयार है, आपका कुछ नहीं तैयार है, आपको कुछ भी नहीं आता, मैं वैसे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, आप शार्ट नोट्स को पढ़ जाइए, सारे PYQs के जो भी आए हुए हैं क्वेश्चन देखेंगे, आपके पास कंटेंट की भरमार हो जाएगी, क्योंकि आपने पूरा पढ़ लिया हुआ जो भी तक आया हुआ है। और वहीं से क्वेश्चन फिर से आएंगे, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को पूछा जाता है मेंस में, ऐसा नहीं कि डिक्टो वही पूछिए। हालांकि कभी कभी IAS के हूबहू क्वेश्चन भी आ रहे हैं इसमें, 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो इस वजह से IAS की क्वेश्चन को भी आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से ये जो 5 सब्जेक्ट मैंने बताया हुआ, इसको अच्छे से मेहनत करिए। इस पर जितना ज़्यादा नंबर आप यहाँ से उठाएंगे, आपका जो है मेंस में जो
सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने देखा, ये भी देखा है, कई भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी है, तो मतलब मैंने देखा कि उनका सब्जेक्ट जैसे जीएस फर्स्ट बहुत अच्छा था, जीएस सेकंड बहुत अच्छा था, बट कहीं ना कहीं एक बार जीएस, क्योंकि इसमें बहुत ही उतार चढ़ाव होता है। आप अगर जीएस फर्स्ट में बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि यार इस सब मेरा नंबर 100+ ही आएगा, ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता कि आएगा। क्या पता आपका नंबर 76 हो जाए, से 65 आ जाए। मतलब ऐसे कई दोस्त हैं जो इस बार भी मेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्चुएशन बहुत होता है। तो आप पॉजिटिव में आप थोड़ा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है फैक्चुअल थोड़ा से कॉन्सेप्चुअल होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव मेहनत करने का प्रयास करें। यहाँ पे भी नंबर 110 120 प्राप्त कर सकते हैं बच्चे। तो यहाँ पे जो और अदर सब्जेक्ट बचते हैं, GS1 GS2 GS3 इकोनॉमिक्स, यहाँ पे भी जो है आप नंबर अच्छा प्राप्त करेंगे। बस बेसिकली आपको क्या करना है कि यहाँ पे भी आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। बट ये जो सब्जेक्ट मैंने 5 बताए हो, यहाँ पे आपको लापरवाही कतई नहीं बरतनी है। और GS5 और GS6 के लिए आपको क्या करना है, यूपी का अच्छा सा मैप बनाना सीखना है, और साथ ही इंडिया का मैप भी अच्छे से बनाना सीखना, बार बार उसको प्रैक्टिस करिए। और जो GS5 और GS6 के जो डेटा है, जो वहाँ पे जो सिलेबस में पॉइंट है, उसको मैप में प्रदर्शित करने का प्रयास करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जब थोड़ा इनोवेटिव आंसर लिखने का प्रयास करें, जितना ज़्यादा आपका आंसर इनोवेटिव होगा, जितना ज़्यादा क्रिएटिव आप लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में डेटा डालने का प्रयास करिए, जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं उनको अपने आंसर में इंक्लूड करिए। तो इस तरीके से जब आप एक अथेंटिक आंसर लिखेंगे, तब आपको एक अच्छा नंबर मिलेगा। और अगर एक चीज़ और है, कई बच्चे क्या करते हैं, जनरल आंसर लिख देते हैं। उनके आंसर में ना तो कहीं कोई फैक्ट होता है, ना तो कोई सरकार की योजना होती है, ना तो कुछ जो है कोई डेटा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर, जनरल आंसर ना मत लिखिए, वरना दोस्त आप यकीन मानिए कि आपको 50 60 45 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि जनरल आंसर में क्या होता है कि बहुत आसान होता है लिखना। कोई भी चीज़ पूछा जाएगा, आप उसको आप आपके पास उसका आंसर जरूर रहेगा, क्योंकि वो जनरल आंसर हो जाता है। इसमें जनरल मत लिखिए। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई पर क्वेश्चन आ गया, जलवायु परिवर्तन पे भारत की चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं, इस पर टिप्पणी करिए, इस तरह कोई क्वेश्चन आ गया। तो सर्वप्रथम आपको चैलेंज से क्वेश्चन आया हुआ, तो आप कोई भी एक क्लाइमेट चेंज का, जैसे UNFCCC का, या कोई भी एक जो भारत में जो संस्था है क्लाइमेट चेंज से संबंधित, उसके जो भी चैलेंजेस भारत के संदर्भ में कोई भी टिप्पणी दी गई है, तो उसमें आप उसको डेटा से स्टार्ट करिए कि हाल ही में UNFCCC द्वारा भारत में जलवायु परिवर्तन को लेकर ये जो है चुनौतियाँ बताई गई हैं, ये जो है कुछ चैलेंजेस उभर के सामने आए हैं। तो इन उस कमेटी का नाम लिखिए। जो कमेटी अगर किसी कोई जो है आपको जो है सुझाव रिकमेंड कर रही है, तो इस तरीके से जब आप अपने आंसर को लिखेंगे, तो आप बहुत अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे, और यही एक स्टैंडर्ड आंसर माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर को लिखिए, देखेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे। बस आपको क्या करना है, अब आपको जो 3 महीने बचे हुए हैं, इसमें कम से कम आपको 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे आंसर राइटिंग करना ही करना है। उसके अतिरिक्त जो भी आपके पास 5 6 घंटा जितना भी आप पढ़ते हैं, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप कंटेंट को पढ़ेंगे बार बार, ठीक है, जो अपना नोट्स बनाए हैं उसको पढ़ेंगे। बाकी 3 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 3 घंटा आपको आंसर राइटिंग करना है। ठीक, अब जरूरी नहीं होता कि हर बार आप पूरा आंसर लिखिए। कोई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको आ रहे होते हैं, तो आप उसको अपने मन में सोचिए कि हाँ, इसका आंसर क्या हो सकता है। उसका इंट्रोडक्शन सोचिए, उसकी मेन बॉडी सोचिए, और साथ में कंक्लूजन में एक कंक्लूजन बेहतर सोचिए। जो आंसर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसमें भी आप लिखने का प्रयास करिए। तो इस तरीके से हर आंसर लिखना कोई कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जो है हर क्वेश्चन को लिखेंगे। 10 क्वेश्चन अगर आप उठा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें 2 3 क्वेश्चन तो आप अपने मन में उसको एनालिसिस करिए, मन में सोचिए क्या हो सकता है आंसर। बाकी का आप जो है क्या करेंगे, रिटेन करेंगे, ठीक है, लिखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो मेन आंसर है, उससे आप अपने आंसर को चेक करेंगे। जो चीज़ें आप छोड़ रहे हैं, उसको आप जहाँ पे आपने आंसर लिखा था वहाँ पे उसको ऐड ऑन करिए रेड पेन से। इस तरीके से आप धीरे धीरे करेंगे, तो सतत अभ्यास से आप देखेंगे 30 90 दिन में, 60 दिन के बाद आपके आंसर में बहुत ही अच्छा क्लियरिटी आने लगेगी, बहुत अच्छे आप जो है इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप स्टडी बनाइए, और आंसर राइटिंग को सब कंटिन्यू करते रहिए। डेटा सीट में नए नए डेटा, दैनिक जागरण का जो पेपर होता है, वहाँ से उत्तर प्रदेश से संबंधित, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पेपर है, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश का जो भी डेटा वहाँ पे आता है, वहाँ से निकालिए आप। और अपने जो है जैसे यूपी का बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उसको अपने जो है आंसर में ऐड करने का प्रयास करिए। वो डेटा जब आप बार बार अपने आंसर में ऐड करेंगे, तो यकीन मानिए जब आप पेपर वहाँ जाएंगे, पेपर में देंगे आप, तो आपके पास एक अच्छा सा रिदम बना रहेगा। आप वो डेटा को बार बार आसानी से यूज कर पाएंगे। और साथ ही फ्रेंड्स, एक चुनौती ये भी आती है कि पेपर में 5 6 दिन आपको लगातार पेपर देना होता है, 5 to 6 डेज। तो इसमें होता क्या है कि बहुत चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, फिजिकल भी और मेंटल भी। क्योंकि होता है कि मैंने खुद देखा हुआ है, क्योंकि मैंने 5 6 मेंस दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये मुझे पता है अच्छे से। वहाँ पे बैठ के लिखना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आपने कभी नहीं दिया हुआ मेंस, तो आप इस चीज़ को ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका जो ये रीढ़ की हड्डी है, पीठ है, दर्द करने लगेगी, हाथ दर्द करने लगेंगे। कई बच्चे तो
पेन किलर खाते हैं, मूव लगाते हैं, ठीक है, किसी तरीके से वो मेंस देते हैं। तो आप अभी कोई कहीं भी ऐड जो है ज्वाइन कर लीजिए, अभी नहीं, बाकी जब 1 मंथ या 1.5 मंथ बचता है तो आप कहीं पे भी जो है वो प्रैक्टिस सेट जो है ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे जाके। तो जब आप जो है कंटिन्यू बैठ के पेपर देंगे रोज़ कंटिन्यू 5-6 दिन तक, तो आपका जो हैबिट है वो बन जाएगी, तो आपको वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वरना आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो है पूरा अपनी तैयारी करिए। बाकी कुछ और जो नया होता है मैं अब नेक्स्ट वीडियो में यूपीपीएससी मेंस के लेकर आपको आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे वीडियो आपको सजेस्ट करता रहूँगा। और अगर आप फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।